आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल YouTube का सबसे बड़ा प्रोग्राम आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिरी शो में आपको खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम इरफान। बहुत से लोगों को शिकायत है कि मैं वालेकुम सलाम नहीं कहता, लेकिन मैं दोबारा आपको वालेकुम सलाम कह देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। लोग आपसे प्यार करते हैं और जितनी कीनली इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो अंदाज़ा होता है कि कितनी उनकी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। सर, आज की हेडलाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि मेरी रगों में सिलेक्ट वाला खून नहीं, वो लाहौर का ख़ानदान है जो सिलेक्ट होता आया है। और इसके अलावा भी उन्होंने बातें बहुत सारी की हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। ब्रॉडशीट का मामला सर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 15 लाख दिया गया, गलत पार्टी को दे दिया गया और फिर जो रिकॉर्ड था उसे भी गायब कर दिया गया। और फवाद चौधरी साहब के हवाले से एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त आई है और किन की तरफ से आई है इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। सर, पहली हेडलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरी रगों में सिलेक्ट वाला खून नहीं, वो लाहौर का ख़ानदान है जो सिलेक्ट होता है। दो बातें और कही हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, फिर इस पर आपका तजिया हम ले लेते हैं। कि मरीम नवाज़ की सर जो ट्वीट थी उस पर उन्होंने कहा कि क्योंकि मरीम नून लीग की नायब सदर हैं तो हम चाहेंगे कि उस ट्वीट का जवाब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर से ही दिया जाए। पहले तो प्यार की पींगें चढ़ाई जा रही थी सर, एकदम से क्या हुआ? और उन्होंने कहा हमने तो लॉन्ग मार्च की इतनी तैयारी की थी कि होटल की बुकिंग तक दे दी गई थी। तो अब सर ये तमाशा लगा हुआ है, कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या ये एक नए इत्तेहाद की तरफ गामजन है? क्योंकि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन तो सर ख़त्म हुआ, लेकिन अब अपोजिशन वाला जो मामला है वो अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया इरफान। देखिए, ये जो जूतों में जिसे कहते हैं ना कि दाल तो बटनी ही थी, और ये बहुत जल्दी शुरू हो गया काम। और इससे पहले कि ये कुछ अचीव कर सकते, ये जो लड़ाई और मारकुटाई और ये गाली गलोच, ये तो होनी ही थी, एक जल्दी होनी थी। मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी देर में होती, लेकिन बहुत जल्दी और अपने टाइम पे शुरू हो गई और अब ये चलेगी। क्योंकि ये जैसा पहले हम कई दफ़ा कह चुके हैं और सब लोग कह चुके हैं, ये एक अननेचुरल अलायंस था इनका। एक कोई फुटिंग नहीं थी, कोई प्रिंसिपल नहीं था, कोई उसूल नहीं था जिस पर ये खड़े होके लोगों को अट्रैक्ट करते। खुद एक आइडियोलॉजी होती, उसके पीछे कुछ नहीं था। सिर्फ एक बुग़्ज़ इमरान कह ले या गवर्नमेंट हटाओ, बस हमें माफ़ी दे दो, ये करो, इस पेज पे ये नहीं चलते। तो वो जल्दी हो गया काम। और इस सारे जो सर्कस में जरदारी साहब ने अपनी गुड्डी भी चढ़ा ली, अपने सीटें भी बढ़ा ली और काफ़ी वो फ़ायदे भी उठा लिए, उनके लोगों के भी फायदे। अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। और अब यानी आप अंदाज़ा लगाएं, शुरू हुए थे ये लोग कि जी हम मिल के तो हुकूमत को उड़ा देंगे और चला देंगे और घुमा देंगे और गायब कर देंगे। और आखिर यहाँ हो रही है कि लड़ाई हो रही है कि जी अपोजिशन का लीडर कौन होगा, मैं होगा या कोई और होगा। वो बाकी सब चीज़ें से छोड़ दे। यानी अपोजिशन में के एक कुर्सी जो होती है उसमें थोड़े बहुत फायदे होते हैं, उसके लिए लड़ाई हो रही है। हालांकि उससे कोई गवर्नमेंट को या किसी और को फर्क नहीं पड़ता, अपोजिशन का लीडर इनका हो या नून लीग का हो या उनका हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खैर, मगर अब यहाँ तक पहुँच गए और अब पब्लिकली वो कहते हैं जी सिलेक्टेड तुम हो, वो कहते हैं सिलेक्टेड तुम हो। वो मतलब है कि ये एक तू मैं जो है ना, अब ये बहुत बढ़ेगी और ये कम होने वाली नहीं है। तो इसका अंजाम आखिर यही होना था और आस्ता आस्ता ये बाकायदा फॉर्मली ब्रेकअप भी बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरी जो बात की है उन्होंने, नायब सदर ही जवाब देगा। जी जी, अब देखें ना, नायब सदर के वो यही अंदाज़ा लग रहा है ना कि ये अब वो भाई बहन का प्यार तो ख़त्म हो गया, अब वो आ गए नायब सदर और सदर के ऊपर। और मेरा ख्याल है कि ये अब फॉर्मली अगर बिलावल तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी वो तो नायब सदर है, उनको किसी पार्टी में आपने ये देखा है कि जी सदर को कोई नहीं पूछता। एक्स वजीर आजम जो हैं 2-2 3-3 फिर रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछता। और एक नायब सदर जो है वो सारी हंडिया पका रही हैं और वो सबको खिला रही हैं और सबको, यानी ये एक अननेचुरल बात थी ना। तो अब वो मेरा ख्याल है नॉर्मल
चीज़ें नॉर्मल होती जा रही हैं, जो जिसकी पोजीशन है एवरीबडी इज बीइंग कट टू साइज, और ये होना चाहिए, हो जाएगा, और हो रहा है, मेरा ख्याल है सबके सामने हो रहा है। सर दूसरी खबर रिलेटेड है ब्रॉडशीट से, उस पर कुछ हमारी मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि पहले उस खबर पे जाने से पहले हम फ़ायज़ ईसा साहब की जो अहलिया हैं उन्होंने फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है, और उस पर उन्होंने, क्योंकि फवाद साहब ने एक ट्वीट किया था एक हफ़्ते पहले जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के एक अंडर ट्रायल जज की तकरीरें सुन रहे हैं, अगर जवाब दिया तो दुख होगा और तौहीन होगी कि भाषण आ जाएंगे। मोहतरम, अगर आपको भी अपने गॉड फादर इफ्तिखार चौधरी की तरह सियासत का शौक़ है तो मुस्ताफ़ी होकर कौंसलर का इलेक्शन लड़ें और मकबूलियत और कबूलियत दोनों का अंदाज़ा हो जाएगा। इस बात के ऊपर उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है सरीना फ़ायज़ ईसा की तरफ से आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा वहाँ पर खड़े होते हैं तो वो काजी फ़ायज़ ईसा दरख्वास्त गुजार साइल वकील की हैसियत से खड़े होते हैं, एक साइल की हैसियत से खड़े होते हैं, उन पर तनकीद जस्टिस की हैसियत से नहीं की गई। मुझे एक चीज़ ज़रा क्लियर कर दें इरफान, क्योंकि मैं कोर्ट में तो नहीं गया और मैंने कोई कोर्ट की तस्वीर भी नहीं आती कि कोर्ट में जिस तरह की प्रोसीडिंग्स होती हैं। जब ये कायद ईसा साहब का केस चलता है तो बेंच तो ऊपर बैठा होता है, तो ये नीचे आके सामने खड़े होके फिर अपनी जो भी कहना होता है प्लीड करते हैं, जैसे कि बाकी लोग करते हैं या वकील करते हैं या जो एप्लीकेंट्स या पिटिशनर होते हैं वो सामने खड़े होके बात करते हैं। बिल्कुल इसी तरह सर साहब भी उसी तरह करते हैं। बिल्कुल उसी तरह सर। अच्छा, अगर ये है तो एक तो ये है कि वो फिर पिटिशनर के तौर पे उनको ट्रीट करना चाहिए, और ज़ाहिर है पिटिशनर है वो। और दूसरी बात ये कि जो बातें वो बैठ के करते हैं, बहुत सी बातें जो उन्होंने की कि ये पाकिस्तान एक गटर हो गया है, ये हो गया, क्या वो बेंच पे बैठ के कर रहे हैं या वो भी बाहर खड़े होके कर रहे हैं? वो एक साइल की हैसियत से वो जब खड़े होके सामने जज बेंच के सामने खड़े होकर जो बातें करते हैं तो उसमें ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान एक गटर बन गया है, और इस तरह की जो बातें वो उन्होंने काफी रिमार्क्स ऐसे दिए हैं जो बिल्कुल इसी तरह, और जिसपे के जजेस ने उनसे कहा कि जी आप जरा सोच समझ के बात करें, आपकी बातें कोर्ट होती हैं बाहर, और ज़रा थोड़ा रेस्ट्रेंट शो करें। तो ये उनको देखिए, उन्होंने एक जज होने की हैसियत से, सुप्रीम कोर्ट का जज होने की हैसियत से जिस तरह की वो लेवल पे अपने आप को खुद ले आए हैं, तो अब उसका जवाब तो फिर इसी तरह आएगा कि जो आप जो ये कर रहे हैं, ये कोई जज को इट डज नॉट बिहेव अ जज, कि आपकी अपनी रिस्पेक्ट डिग्निटी आपके अपने हाथ में है, और आप अगर आप लगता तो ये पहले भी मैंने एक जगह कमेंट किया था कि ये लगता ये है कि ही हैज लॉस्ट होप कि अब मुझे दोबारा जज नहीं बनाया जाएगा और जज की कुर्सी पे मैं नहीं बैठूंगा, और चीफ जस्टिस बनना तो खैर दूर की बात है। तो ये फिर उन्होंने बातें शुरू की, और उससे अंदाजा भी होता था कि वो कुछ अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनको पॉपुलर लगे और लोगों को पॉपुलर लगे। चौधरी एतजाज अहसन ने भी शायद इसी तरह की बात की है कि उन्हें भी लग रहा है कि ये कुछ अपना सियासी बयान दे रहे हैं और सियासी कैरियर बना रहे हैं। तो अब अगर पिटीशन गई है तो वो क्या कोर्ट के सामने गई है या काजी ईसा साहब? नहीं सर, तौहीन अदालत की दरखास्त, ये मुझे जरा तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई है उनकी अहलिया की तरफ से कि जो कुछ कहा है वो तो बाकी सॉरी वो बाकी जज करेंगे फैसला उसका, या काजी? नहीं सर, बाकी करेंगे, अदालत सुप्रीम कोर्ट करेगी इस पे कि इसको एडमिट भी करना है, समाअत के लिए मंजूर करना है या नहीं करना, उसके बाद लगेगी, इसका फैसला भी होना। ठीक है, चले वो तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के उनके जो रिमार्क्स पहले जजेस के आते रहे हैं कि जी आप जरा अपने आप को जरा कंट्रोल में रखें, तो उसके पेश नज़र तो नज़र यही आता है कि इस दरख्वास्त को भी वो टेकअप करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक इसमें सच्चाई है। लेकिन ये कि उस पर कमेंट करना ठीक नहीं है, मगर ये कि जो भी कुछ ये दरख्वास्त आई है और जो फवाद चौधरी साहब ने फरमाया है, जो भी ट्वीट किया है, ये इनवाइट खुद काजी ईसा साहब ने किया है अपने ऊपर, बिल्कुल किसी और को वो ब्लेम नहीं कर सकते। सर तीसरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रॉडशीट सर, रिपोर्ट कमीशन की आ गई है। हमने कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि 22 तारीख को हुकूमत के हवाले कर दी जाएगी। सर हुकूमत के हवाले कर दी गई है, अब तो खबरें भी आना शुरू हो गई हैं, और ख़बर ये है कि ब्रॉडशीट
को 15 लाख पाउंड दिए गए थे और गलत बंदे को दे दिए गए थे। और ये जो सर वसूली और लेन देन का जो मामला था, जो कागजात थे, उसका सर कहीं पर रिकॉर्ड नहीं है। इवन के हाई कमीशन से भी रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। अब मैंने सुबह जो हाई कमिश्नर थे वाजिद शमसुल हसन साहब उस वक्त के, मैंने उनसे सुबह बात भी की और पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि मुझे फारूक एचनाई कहता रहा कि भाई दे दो, अगर पैसे नहीं दिए तो इंटरेस्ट पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमने पैसे दे दिए और बाद में अब्दुल बासित साहब पे उन्होंने डाल दिया कि जनाब मैं तो हाई कमिश्नर था, अब डिप्टी हाई कमिश्नर बासित साहब से पूछे, वो तो दिल्ली चले गए। इस किस्म की वो बातें कर रहे थे। रिकॉर्ड गायब हो गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक बात कुछ रोज़ पहले कही थी कि ये नहीं हो सकता कि ये एक मुल्क जो है वो गरीब आवाम जो है वो यहाँ पे सिसकें और जो उनके हालात हैं वो इसी तरह चलते रहें और दो लोग जो हैं वो अमीर होते जाएं। आसिफ अली जरदारी का नाम लिया और एक नवाज शरीफ का नाम लिया। तो सर पनामा केस और फिर नवाज शरीफ को सज़ा भी हो गई, सब कुछ हमने देखा। आसिफ अली जरदारी साहब और ये ख़ानदान बचा रहा। और इस ब्रॉडशीट कमीशन में सिफारिशात की गई हैं कि जो स्विस अकाउंट्स वाला जो मामला है इसे दोबारा खोला जाए। नैब के पास रिकॉर्ड मौजूद है और कब से मौजूद है और उस पर रोशनी भी डालें, क्योंकि मेरी इतलात तो सर ये हैं कि वो ख़बर और जिस तरह आपने लोगों को एक्टिव किया कि जाओ पकड़ के लाओ और देखो और सारी फील्डिंग लगाई, उस पर भी सर रोशनी डालें। और इस खबर को आप किस तरह देखते हैं कि हुकूमत एक्टिव होगी नैब को? मुझे तो कम अज़ कम सर उम्मीद नहीं है नैब से। देखिए, नैब से उम्मीद हो ना हो, लेकिन ये जो रिपोर्ट आ रही है अभी ऑफिशियली शायद नहीं आई, लेकिन लीक हो रही है, हम सब खबरें देख रहे हैं और आपको भी पता है कि क्या है उसमें। ये जो पैसा 1.5 मिलियन का जो मसला है ये दे दिए गए और इसका रिकॉर्ड नहीं है, ये तो सारा है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में उनके ज़माने का एक हिस्सा है और रिकॉर्ड नहीं है। तो वो अगर वाजिद साहब ये कह रहे हैं कि जी रिकॉर्ड नहीं है, तो वाजिद साहब के बारे में तो मैं भी आपको बताता हूँ, वाजिद साहब तो रिकॉर्ड रखने और पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर दूर से रिकॉर्ड लाने के बहुत एक्सपर्ट हैं और रहे हैं। वो तो हमारे दोस्त हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं बड़े ज़बरदस्त। लेकिन देखिए, इस वक्त गवर्नमेंट को बहुत ज़बरदस्त एक जिसे कहते हैं ना लूज बॉल या फुल टॉस मिली है कि ये जो जज साहब की जो कमीशन की रिपोर्ट आ गई है वो आ रही है इतनी जल्दी। एक तो बहुत रिपोर्ट्स कम आती हैं, मतलब जस्टिस अजमत साहब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया लगता है और बहुत जल्द रिपोर्ट आ गई और पब्लिक भी हो रही है। तो गवर्नमेंट को तो एक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, फ़ौरन से पेशतर वो एक्शन लेंगे, क्योंकि वो तो उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कोई। और वो उन्होंने जिन लोगों ने किया है उनको वो आइडेंटिफाई करें, उनको फिक्स करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ें। रिकॉर्ड क्यों गायब हुआ, कैसे गायब हुआ, ये तो अब गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करे कि भाई हर जगह से रिकॉर्ड गायब हो गया ये। और पीपल्स पार्टी का तो ये कमाल है। देखिए, जब आपने जिक्र किया था कि वो वाजिद शमसुल हसन साहब वो जो बक्से लाए थे जेनीवा से जाके, तो मैं उस वक्त जंग ग्रुप में था और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मुर्तज़ा जो थे वो लंदन में थे। तो वो उन्हें खबर मिली कि जी ये जा रहे हैं वहाँ पे, कुछ ऐसे एक्टिविटी है कि जी वो रिकॉर्ड लेने वहाँ से मांगा है गवर्नमेंट ने। तो मैंने फिर उन सब से कहा, मुर्तज़ा से कहा कि जी आप भी जाएं और एक दो बंदों को और लेके जाएं और जाके इनको ज़रा बाकायदा जिस तरह ट्रेस पीछे करते हैं लोग, जाके करें कि ये किसी तरीके से रिकॉर्ड जो है उसकी फिल्म बने, रिकॉर्ड सामने आ जाए कि जी क्या हो रहा है। और वो फिर गए, एक फॉरेनर को भी हायर किया गया और उनको भी पैसे वैसे दिए गए कि जी आप कैमरा लेके छुप के खड़े रहें। और जब ये सब सामने आया तो फिर वो निकला जब, तो वो अगर 1-2 मिनट 2-4 मिनट की वो वीडियो बनी। वो वीडियो जब बनी, वाजिद साहब भी उसमें नज़र आ रहे थे और वो पूरे वो शेरलॉक होम्स की तरह सिगार बड़ा सारा लगा के और वो टोपी लगा के वहाँ फिर रहे थे। वो वीडियो जो है ना, पीपल्स पार्टी और जरदारी के केस में एक वाटरशेड मोमेंट बन गई। ऐसी वाटरशेड मोमेंट बनी कि उसके बाद हर स्टोरी में हर जगह पे वो कोट की गई, दिखाई गई, मतलब मिलियंस दफ़ा वो लोगों ने देखी होगी कि वो डब्बे उसमें से गाड़ी में जो भरे जा रहे हैं और फिर वो लेके वाजिद साहब जा रहे हैं और बातचीत नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद वो किधर गई, कहाँ गई वो डब्बे, वाजिद साहब तो ले गए हाई कमीशन, वहाँ से फिर कोई और उठा के ले गया। अब अगर ये रिपोर्ट जो है ब्रॉडशीट वाली, इसमें अगर ये कहा जा रहा है कि जी वो डब्बे मौजूद हैं
और पाकिस्तान में या नैब के पास या किसी बेसमेंट में मौजूद है, तो ये एक बहुत मेरे ख्याल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। क्योंकि अगर वो डब्बे अभी तक खोले ही नहीं किसी ने, क्योंकि गवर्नमेंट तो उनकी अपनी थी और जब तक वो गवर्नमेंट रही तो वो उसको तो खोलने का सवाल नहीं था, और फिर उसके बाद यानी भूल गए लोग। तो अब अगर ये नैब के पास पड़े तो उनको खोलना तो चाहिए कि भाई क्या है इसमें से, क्या निकला। केस में सारे खत्म हो गए, एनआर हो गया, इसका मतलब है कि रिकॉर्ड खत्म हो गया, सारे क्राइम धुल गए। और दोबारा अगर इसमें ब्रॉडशीट के रिपोर्ट में आती है अगर ये बात, तो बिल्कुल वो डब्बे खोलने चाहिए। लेकिन मेरी एक इसमें बहुत डाउट है कि वो डब्बे तो पड़े होंगे, मगर उन डब्बों के अंदर जो है ना वो कुछ चूहे हुए खा गए होंगे सारी चीजें, क्योंकि यही रिकॉर्ड है हमेशा। उनके अंदर कागज वागज कुछ मिलेगा नहीं उसमें। मैं सर एक बात आपके साथ शेयर कर लूँ। वाजिद शमसुल हसन साहब ने जो सुबह जब मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने फारूक एच नाइक से जो मुकालमा हुआ, कहा कि यार इसको पैसे क्यों देने हैं। तो फारूक एच नाइक ने जब बात हो रही थी उन्होंने कहा कि यार ये तो हमारे खिलाफ ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है भाई, तुम उसे पैसे दिलवा रहे हो। तो आपको याद होगा जब से ये ब्रॉडशीट का मामला शुरू हुआ, मैंने दो बातें अपने सुनने वालों के सामने और अपनी स्टोरी के जरिए रखी कि जिन लोगों से कमीशन मांगी जा रही थी, वो कमीशन जो फीस की मद में कि जनाब हमारे पैसे हमें दिए जाएं, हमारी उजरत दी जाए जो हमने इन्वेस्टिगेशन की, तो वो उन लोगों के खिलाफ तो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। यानी नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, वो क्यों किस तरह इनको पैसे देते। तो यही बात आज वाजिद शमसुल हसन ने कंफर्म की कि जनाब हम तो उन्हीं को पैसे दे रहे हैं जो हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो इट मीन्स कि सर रिकॉर्ड जो डब्बे, अगर ये वही डब्बे हैं जो इस वक्त नैब के किसी बेसमेंट में मौजूद हैं, तो यकीनन ये एक बड़ा फैसला है और हुकूमत को एक्ट करना है। लेकिन डब्बों को कोई खोले तो सही ना सर। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि जी वो नैब से कहे या गवर्नमेंट खुद वो डब्बे ले ले वापस, अगर नैब कुछ नहीं कर रही तो कोई ना कोई इस पर प्रोग्रेस होनी चाहिए कि जी उन डब्बों में क्या था और ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ था और वाजिद साहब ने जो किया था। अब हमारे दोस्त हैं, लेकिन अब उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें आएगी ना कि भाई उनको ऑर्डर नायक साहब ने दिया था। मुझे तो हैरानी ये होती है कि जरदारी साहब का कोई मसला हो, छोटे से छोटा हो, अयान अली का केस हो, चोर पकड़ा जाए, कोई चूहा पकड़ा जाए, कोई बड़े से बड़ा केस हो, डब्बे गायब करने हो, ब्रॉडशीट हो, हर जगह फारूक नायक साहब होते हैं। और सेनेट में भी वो बन गए। मेरा ख्याल है नैब को चाहिए कि फारूक नायक साहब को बुला के एक दफ़ा उनसे ज़रा कोई इन्वेस्टिगेशन करें कि जी उनके पास जो कहानी है, रिकॉर्ड और पूरे के पूरे मौजूद है, वो क्या बताते हैं और क्या है। शाहिद साहब, किस्सा निस सदी का है और आपने बात की रिकॉर्ड को मिटाने की। चूहे खा जाते हैं बेसमेंट में, कहीं पे रिकॉर्ड अगर मौजूद है। ये भी खूबसूरती है कि उन डब्बों में क्या था, ये खोलेंगे तो पता चलेगा कि उन डब्बों में क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर बड़ी माहिर नज़र आती है चीज़ों को गायब करने की, मिटाने की, नकूश मिटाने की। तो मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं इनकी ये आदत है, वतीरा है और ये इनकी स्ट्रैटेजी है जो आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा से करते आए हैं। तो सर इनकी स्ट्रैटेजीज हमें सुनाएं, बताएं कि इसके अलावा इन्होंने कहाँ कहाँ इस तरह की स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई हमेशा, और रिकॉर्ड को मिटाने के तो माहिर हैं सर। मैं आपको बताता हूँ जनाब, जरदारी साहब का जैसा उसने कहा माहिर है, ये शुरू से ही माहिर है। लेकिन इनका कमाल ये है कि अगर कोई चीज़ इनको पता नहीं है या उनकी नज़र अभी उन पर पड़ी नहीं है और कहीं से इत्तेफाक से कोई अगर मेंशन कर दे कि यार यहाँ भी कोई पैसे वैसे बनाने का या कोई चक्कर है, तो उस पर इस तरह जब वो करते हैं जैसे कि बस यही सबसे बड़ा काम अब उन्होंने करना है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 93 में इलेक्शन के बाद जरदारी साहब से मीटिंग हमारी 4-5 लोगों की हो रही थी, तो बहुत सारी बातें आ रही थी कि ये होगा और ये होगा। ये दूसरी सेकंड टर्म जब वो जीते थे 93 में, उसकी बात कर रहा हूँ। पहली टर्म में तो जरदारी साहब जो थे वो मिस्टर 10% हो गए और उसके बाद बहुत सारे उन्होंने काम वाम किए, लेकिन उसमें स्टील मिल शामिल नहीं था। तो सेकंड टर्म जब आई, हम लोग बैठे हुए थे तो किसी ने जिक्र किया कि जी पाकिस्तान स्टील में भी बड़ा घपला हो रहा है। तो मुझे भी, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग करता था स्टील मिल के ऊपर काफ़ी, तो मैंने भी उन्हें एक किस्सा सुनाया बैठे बातों में, गपशप में, कि जी ये तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है। वहाँ तो एक दफ़ा मुझे एक बंदे ने कहा कि मुझे बना दें चेयरमैन, तो मैं तो 10 करोड़ रुपये महीना
जो भी बनाएगा उसको दिया करूँगा। तो इत्तेफाक से मैंने ये बात की और तो जरदारी साहब एकदम रुक गए कि ले क्या 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 बताएं, ज़रा फिर से बताएं। मैंने कहा जी ऐसी बात किसी ने की थी चलते चलते, कहने के नहीं उसका नाम बताएं मुझे। और कोई 10 मिनट वो मेरे पीछे पड़े रहे कि भाई मुझे बताओ कि ये कौन बंदा था, मुझे उससे मिलना है। मैंने कहा जी मुझे अभी याद नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, अगर मैं पूछ लूँ उससे, ये पता नहीं किस बंदे को मैं फंसा दूंगा आपके साथ। तो खैर वो बात उस वक्त तो आई गई होगी, लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद जरदारी साहब ने किसी बंदे को भेजा स्टील मिल और जाके अपना उन्होंने चेयरमैन को हटवाया वहाँ से, उस्मान फारूकी साहब को चेयरमैन लगवाया, एक और साहब थे उनको फिर चेयरमैन लगवाया। और वहाँ जो लूटमार शुरू हुई वो ऐसी ज़बरदस्त हुई कि वो 10 करोड़ महीने के बजाय 10 करोड़ रोज़ या 10 पता नहीं कितने अरब रोज़ की शुरू हुई। और फिर उस्मान फारूकी साहब पकड़े गए उस केस में, जेल में रहे। और उसके बाद उनके 50 करोड़ तो कैश पकड़ा गया जो कि नैब के लॉकर में था, और वो कितने दिन जेल में रहे। उसके बाद जब ये अनारो हुआ है तो पहला काम उन्होंने और उनकी बेटी जो है वो शर्मिला साहिबा जो है उन्होंने किया कि शर्मिला फारूकी साहिबा के दौड़ के गई जाके, और उन्होंने पहला काम ये किया कि जाके अपना वो लॉकर खोल के पैसे निकाल के और ले गई। और उसके बाद जरदारी साहब ने एक और उनके दोस्त थे रियाज लाल जी, उनको लगा दिया, हालांकि वो राइस वाइस का काम करते थे, कुछ और करते थे, उनको स्टील मिल का काम पे लगा दिया और सब ने मिलकर खूब लूटा। और असल नजरें जो थी उनकी वो थी कोई 25-30 हज़ार एकड़ जमीन जो स्टील मिल के साथ है उस पे, कि ये किसी तरह हमें मिल जाए, इस पे हम कुछ गपला शपला कर ले। अभी भी उस पर झगड़ा चल रहा है और वही सारा मसला है। स्टील मिल में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, जमीन में इंटरेस्टेड है। मगर बात जो कहानी की असल बात यह कि जरदारी साहब को चलते चलते एक सब्जेक्ट मिला कि जी अच्छा यहाँ भी कुछ पैसे बन सकते हैं, तो वो उसके पीछे ऐसे पड़े कि वो आज तक उस स्टील मिल का ही बड़ा गर्क हो गया और अब आगे पता नहीं उसका क्या हशर बनेगा। शाहीन साहब आपके पास माशाल्लाह बहुत सारे किस्से हैं और इसलिए हमने जो सेगमेंट का नाम है किस्सा ने सदी का रखा है। पाकिस्तान के अंदर शरीफ ख़ानदान हो या जरदारी ख़ानदान हो, कहीं ना कहीं इन्होंने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, सिस्टम को करप्ट किया है। आपका एक कॉलम था सर, एक आर्टिकल द टॉकिंग पिलर्स ऑफ रायवंड, वो भी कुछ इसी किस्म की कहानी सुनाता है, तो हम चाहेंगे कि किसी दिन उस पर भी बात हो आपसे। बिल्कुल ज़रूर करें। ये बड़ा मशहूर वो इंटरव्यू एक्चुअली मैंने किया था जाके रायवंड में इनके वालिद साहब का, अब्बा जी साहब का, जो उस वक्त जिंदा थे, और नवाज शरीफ जो थे वो, ये 2000 की बात है, ये ईयर 2000 की, जब नवाज शरीफ जेल में थे, मुशर्रफ का फर्स्ट ईयर था, तो उस वक्त जाके मैंने रायवंड में मिला था और बड़ी जबरदस्त बहुत बातें हुई थी और वो आर्टिकल बहुत पॉपुलर भी हुआ था। ज़रूर बात करेंगे उस पर, और बहुत सारे किस्से हैं सर, इंशाल्लाह बताएंगे। बिल्कुल सर, करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे सियासतदान और इनके ख़ानदान क्या करते रहे हैं और किस तरह काम ऑपरेट करते रहे हैं। ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। और एक बात यहाँ पर ज़रूर मैं मेंशन कर दूँ कि आपके बहुत सारे व्यूअर्स हमें कमेंट्स मिलते हैं, ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी कि उनका जवाब मिल सके। आज कुछ लोग नाराज़ हो रहे थे तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात का जवाब भी दें और वहाँ पर कमेंट का रिप्लाई भी दें। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और शाहीन सवाई साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।